नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। 5 अक्टूबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को 15 से 20 मिनट में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वहां पे मैं लेक्चर की पीडीएफ डेली बेसिस पे डाल देता हूं। साथ साथ मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, जहां पे मैं एमसीक्यूज और आंसर राइटिंग से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करता हूं, कुछ और टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपनी जेन्युइन क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे पहली न्यूज जो निकल के आ रही है वो ये है, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि 1 in 5 इंडियंस में बी वैक्सीनेटेड बाई जुलाई 2021। देखिए, अगर आप बात करो वैक्सीन ट्रायल्स की, तो इंडिया में कोविड 19 की 3 वैक्सीन की ट्रायल्स चल रही है, जिनमें एक वैक्सीन फेज 3 पे पहुंच चुकी है और 2 वैक्सीन अभी भी फेज 2 में है। तो जाइडस कैडिला और भारत बायोटेक एडवांस्ड फेज 2 आपके ट्रायल्स में है, और कोविशील्ड नाम की वैक्सीन जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा वेजर एस्ट्राजेनेका ने डेवलप किया, ये फेज 3 ट्रायल में पहुंच चुकी है। इस कोविशील्ड वैक्सीन का जो टेस्टिंग है इंडिया में वो करा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में है। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, तो इसकी लोकेशन को याद रखिएगा। ठीक है, शुरुआती जो कोविड 19 के सैंपल्स थे ये टेस्टिंग के लिए यहां जाते थे। अभी कोविड 19 की टेस्टिंग भी आपकी जो कोविशील्ड की वैक्सीन की टेस्टिंग है वो सीरम इंस्टीट्यूट में हो रही है, इसको याद रखिएगा। तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से बोला है कि आप एक काम करो, मंथ एंड तक अपने प्रायोरिटी पॉपुलेशन ग्रुप की लिस्ट को तैयार करो, क्योंकि अगर वैक्सीन निकल के आती है तो उस वैक्सीन को प्रायोरिटी बेसिस पे उन लोगों को देना पड़ेगा जो सबसे ज्यादा कोरोना वायरस को एक्सपोज्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सेक्टर के डॉक्टर्स, साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक स्टाफ, सैनिटरी स्टाफ, आशा वर्कर, हॉस्पिटल में रहने वाले सब लोग, सर्वेलेंस ऑफिसर जो ग्राउंड पे घूम के कोविड 19 के केसेस को देखते हैं, ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स में जो लोग इन्वॉल्व हैं, इनको सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन देने की जरूरत है। तो सेंटर इस चीज पे प्लान कर रही है कि ह्यूमन रिसोर्सेज में हम लोग कैपेसिटी बिल्डअप करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, सुपरविजन करेंगे एक मैसिव स्केल पे। और जुलाई 2021 तक 20 से 25 करोड़ लोगों को डोजेस दे दी जाएंगी, 400 से 500 मिलियन डोजेस, यानी लमसम 50 करोड़ डोजेस, 40 से 50 करोड़ डोजेस। यानी कि देखिए, ये जो वैक्सीनेशन होगा ये सिर्फ एक बार नहीं होगा, ये डबल वैक्सीनेशन होगा, यानी एक डोज दी उसके बाद एक और डोज दी। तो जुलाई 2021 तक ये प्लान बनाया जा रहा है। इसमें एक चीज इनबिल्ट है कि भैया, अगर जुलाई 2021 तक ये प्लान बनाया जा रहा है तो मान के चल लीजिए कि शायद गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही होगी कि 2021 के स्टार्टिंग में, यानी मार्च अप्रैल तक शायद वैक्सीन आ जाए। अब ये आती है नहीं आती है, ये तो साइंटिफिक कम्युनिटी पे डिपेंड करेगा और हमारी किस्मत पे डिपेंड करेगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही है, अरविंद केजरीवाल जी एड्रेस करेंगे ग्लोबल फोरम मीट ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए, एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, डेयरिंग सिटीज टू 20 कॉन्फ्रेंस, 2020 कॉन्फ्रेंस। ये हो रही है 7 अक्टूबर को, और ये हो कहां रही है? ये हो रही है आपकी सिटी ऑफ बॉन, जर्मनी में। तो इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहा है ICLEI एंड द सिटी ऑफ बॉन, जर्मनी। इस ICLEI का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है लोकल गवर्नमेंट्स फॉर सस्टेनेबिलिटी। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो लोकल और रीजनल गवर्नमेंट से मिलकर बनता है, जिसका कमिटमेंट है कि भाई हम दुनिया भर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करवाएंगे। अभी जब बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है, जहां पे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी पे ध्यान देना और साथ साथ ग्रोथ को प्रमोट करना, ये सब कुछ आ जाता है। तो ये ICLEI और सिटी ऑफ बॉन, जर्मनी मिलकर ये डेयरिंग सिटीज कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। सो बेसिकली दिस डेयरिंग सिटीज कॉन्फ्रेंस इज अ ग्लोबल फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज फॉर अर्बन लीडर्स टैकलिंग क्लाइमेट इमरजेंसी, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोविड 19 पैंडेमिक। अब आप देखो कि यहां पे कुछ लीडर्स को नॉमिनेट किया गया है, इनफैक्ट 5 लीडर्स को नॉमिनेट किया गया है जो इस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे। ये 5 लीडर उन 5 जगहों पे आते हैं जहां पे कोविड 19 का पैंडेमिक तगड़ा स्ट्रक किया था, और साथ साथ वो एक इन्वायरमेंटल डिजास्टर से गुजर रहे हैं। इनमें से एक जगह दिल्ली भी है, और दिल्ली के लीडर कौन है? चीफ मिनिस्टर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी। तो अरविंद केजरीवाल साहब भी वहां पे बोलेंगे। और बोगोटा नाम का जो शहर है कोलंबिया में, सौ पोलो नाम का शहर है ब्राजील में, लॉस एंजलिस यूएसए में, एंटेबे योगांडा में, यहां के भी लीडर्स आएंगे और इस कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट इमरजेंसी के बारे में और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में बोलेंगे। ये बताएंगे कि इन्होंने अपनी अपनी सिटी में किस तरीके से मेजर लिए हैं इतने ग्रेव इन्वायरमेंटल क्राइसिस को झेलने के लिए।
साथ साथ यहाँ पे वर्चुअली कुछ और लोगों के की नोट एड्रेस होंगे, जैसे यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, इनका एक की नोट एड्रेस होगा, यानी वीडियो रिकॉर्डेड मैसेज होगा, या फिर ऑनलाइन आके ये कुछ स्टेटमेंट्स बोलेंगे। फिर आपके H.E. स्वेंजे सुल्जे, ये फेडरल मिनिस्टर हैं ऑफ एनवायरनमेंट, नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी जर्मनी, इनका भी एक वर्चुअल स्टेटमेंट होगा। तो आप याद रखिएगा कि ये जो इक्लई फोरम को होस्ट कर रहा है जर्मनी बॉन सिटी में, जिसको बोला जाता है डेयरिंग सिटीज, यहाँ पे इंडियन लीडर कौन है? तो अरविंद केजरीवाल जी। बाकी लीडर्स कहां से हैं? तो बोगोटा शहर कोलंबिया, सो पोलो ब्राजील, लॉस एंजलिस यूएसए, एंटेबे युगांडा। यहां पे इंडिया की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म सामने निकल के आ रहा है, जो कि है पूसा डिकम्पोजर। पूसा डिकम्पोजर के बारे में लगभग 15 से 20 दिन पहले मैंने आपसे बातचीत की थी। एक्चुअली में स्टबल बर्निंग, जो कि दिल्ली में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कर देता है इन्वायरमेंटल इश्यूज को, तो यहां पे ये बोला गया है कि ये जो पूसा डिकम्पोजर है, इसमें क्या होगा कि एक माइक्रोबियल सॉल्यूशन की मदद से जो स्टबल है उसको फर्मेंट करके मेन्योर में बदल दिया जाएगा। तो एक बार अगर आप इस स्टबल को मैन्योर में बदल सकते हो, तो फिर आप मैन्योर को एग्रीकल्चर के पर्पसेस में इस्तेमाल कर सकते हो। आपको स्टबल जलाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है विंटर सीजन आने वाला है, और पिछले 3 से 4 सालों में हम लोग एक न्यूज सुन रहे हैं कि विंटर्स के दौरान जो दिल्ली होता है ना, दिल्ली में भैया बिल्कुल ब्लैक क्लाउड्स आ जाते हैं, इतनी गंदी हवा की क्वालिटी हो जाती है। उसका रीजन ये है कि आसपास पंजाब हरियाणा में जो एग्रीकल्चर होता है, वहां पे जो स्टबल होता है उस स्टबल को जला दिया जाता है, और वो जला हुआ स्टबल का जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली तक पहुंच जाता है। तो अब इस पूसा कंपोस्ट डिकम्पोजर टेक्नोलॉजी की मदद से, जो कि एक माइक्रोबियल बेस्ड ट्रेजेडी है, इस पॉल्यूशन को हम कम कर सकते हैं। तो पहली बात तो आपको याद कर रखना है, पूसा कंपोस्ट डिकम्पोजर टेक्नोलॉजी इज अ माइक्रोबियल बेस्ड स्ट्रेटजी, लिक्विड फॉर्मुलेशन इन कैप्सूल्स which degrades the waste pit or windrows and converts into nutrient rich कंपोस्ट। इको फ्रेंडली टेक्निक है, इन्वायरमेंटली बहुत यूजफुल है, स्वच्छ भारत मिशन का एक पार्ट है। तो पूसा कंपोस्ट डिकम्पोजर टेक्नोलॉजी को याद रखिएगा। इस कॉन्फ्रेंस में हमारी तरफ से कौन जा रहा है? तो भैया अरविंद केजरीवाल जी जा रहे हैं, ये याद रखिएगा। ये किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट चलते हैं, टेक एक्शन अगेंस्ट ऑफिसर्स फॉर नेग्लेक्टिंग वुमेन्स कंप्लेंट। रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम ये हुई है कि एक लेडी है जो कि दिल्ली में मेड की तरह काम करती है, और वो एक पुलिस स्टेशन है दिल्ली में, त्रिलेखपुरी नाम का पुलिस स्टेशन, वहां पे गई, और वहां पे जाके उसने रिपोर्ट लिखाई कि उसकी माइनर डॉटर मिसिंग है, वो मिल नहीं रही है। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स ने उसकी रिपोर्ट को ठीक तरीके से सुना नहीं, उसकी कंप्लेन पे एक्शन नहीं लिया। तो इसके अगेंस्ट में एक हेबियस कॉर्पस प्लिया को उसने दिल्ली हाई कोर्ट में मतलब रजिस्टर किया। और जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस प्लिया को सुना, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधे सीधे कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली को ऑर्डर किया कि आप सीरियस और इफेक्टिव एक्शन लीजिए अपने उन ऑफिसर्स के अगेंस्ट में जिसने इस वुमेन की बात को नहीं सुना। क्योंकि ये वुमेन पुअर है, इसकी डॉटर मिसिंग है, तो इसके केस को बहुत प्रोएक्टिव बेसिस पे पुलिस वालों को लेना चाहिए था और कुछ एक्शन लेना चाहिए था, बट पुलिस वालों ने प्रॉपर तरीके से एक्शन लिया नहीं। तो ये जो बंच थी जिसमें जस्टिन विपिन सांघी और जस्टिन रजनीश भटनागर सुन रहे थे, उन्होंने ये बोला है कि भाई ये जो एफआईआर फाइल करी थी इस लेडी ने, इसके ऊपर तुरंत एक्ट करना चाहिए था, और अगर अपने ऑफिसर्स ने एक्ट नहीं किया तो गलती की है, इनके ऊपर सजा लीजिए। अब यहां पे एक रिट निकल के आ रही हेबियस कॉर्पस की। देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं, यहां पे इस लेडी की बच्ची गायब हुई है। हेबियस कॉर्पस के रिट में एक्चुअली में क्या होता है कि एक प्रिजनर जिसको किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी ने बंद करके रखा है या डिटेन करके रखा है, उसको कोर्ट के सामने लेके आना पड़ सकता है। तो a writ of habeas corpus is used to bring a prisoner or other detainee before the court to determine if the person's imprisonment or detention is lawful. A habeas corpus petition as a civil action against the state agent. बात यह है कि मान लीजिए आपके किसी भी फैमिली मेंबर को किसी ने पकड़ के जेल में बंद कर दिया। अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, पुलिस वाले आपकी बात को सुन नहीं रहे, तो आप जाके दिल्ली हाई कोर्ट में, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस के रिट पिटीशन डाल सकते हो, और फिर सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे पुलिस को बोलेगा कि उस आदमी को हमारे सामने लेके आइए, और पूछा जाएगा कि ये डिटेंशन सही है या गलत है। यहां पे एक्चुअली में हेबियस कॉर्पस टेक्निकली नहीं है, क्योंकि यहां पे इस लेडी की बच्ची गायब हो गई है, वो मिसिंग है, उसको ढूंढने वाली बात है। तो एक्चुअली में पुलिस ढंग से एक्शन ले नहीं रही थी। तो यहां पे जो प्लिया फाइल हुई है वो हेबियस कॉर्पस की प्लिया है। बट इस केस में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधे सीधे कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली से बोला है कि भाई आपके ऑफिसर्स ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, एक्शन लीजिए। फिर एक और न्यूज निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स वायलेटेड इन चार धाम प्रोजेक्ट। चार धाम प्रोजेक्ट क्या है?
तो भैया ये जो आपके धाम से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन चारों धामों को आपस में एक हाईवे से जोड़ना है, ताकि जो लोग यमुनोत्री जाते हैं वो गंगोत्री जाना चाहें तो आराम से जा सके, केदारनाथ जाना चाहे, बद्रीनाथ जाना चाहे। यानी कि जो इंटर धाम जो मोबिलिटी है, एक धाम से दूसरे धाम जाने की जो सुविधा है, वो जो पिलग्रिम्स है उनको ज्यादा मिल सके। अभी प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि ये सारे के सारे धाम पहाड़ों में है, और अगर पहाड़ों में अगर आपको हाईवे कनेक्टिविटी देनी है तो आपको पहाड़ काटने पड़ेंगे। जब आप पहाड़ों को काटते हो तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स निकल के आ पाते हैं। अब यहां पे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। प्रॉब्लम किस तरीके से हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी को अपॉइंट किया और उससे बोला कि आप चार धाम रोड प्रोजेक्ट पे अपने व्यू पॉइंट्स दीजिए। इस एक्सपर्ट कमेटी में दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप में शायद बहुत कम लोग थे, एक ग्रुप में ज्यादा लोग थे, हम एग्जैक्ट लोग भूल गए, शायद एक में 18 थे और दूसरी तरफ 3 थे। और ये दो ग्रुप्स आपस में एक दूसरे से डिफर कर रहे थे। एक ग्रुप ये बोल रहा था कि भाई ये जो चार धाम प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन है, यहाँ पे जो मैक्सिमम विड्थ है सड़कों की वो 5.5 मीटर होना चाहिए। दूसरा ग्रुप बोल रहा था कि नहीं भाई 5.5 मीटर नहीं, जो विड्थ है सड़कों की वो आराम से 10 से 12 मीटर कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड एक्सपर्ट कमेटी में एक ऐसा तबका निकल के आ रहा है जो कि माइनॉरिटी में, और वो बोल रहा है कि इन्वायरमेंटल हैजार्ड ज्यादा हैं, तो जो रोड्स की जो विड्थ है वो 5.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा तबका निकल के आके क्या बोल रहा है कि नहीं भाई कुछ भी इन्वायरमेंटली हैजार्डस नहीं है, आप रोड की विड्थ को आराम से 10-12 मीटर कर सकते हो। अब यहां पे एक टसल की स्थिति आ गई, और पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए आप 5.5 मीटर की ही विड्थ रखिए, ठीक है, उससे ज्यादा की विड्थ मत करिए। और ये 5.5 मीटर की जो विड्थ है ये 2018 में आप ही के मिनिस्ट्री के एक डिपार्टमेंट ने दिया था। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने कहा था कि जो माउंटेन रेट्स हैं वो 5.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट आप देखोगे 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का, उसको सुपरसीड कर दिया गया था एक सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन के थ्रू। एक्चुअली में सरकार का ये बहुत ही फेवरेट प्रोजेक्ट है चार धाम प्रोजेक्ट। 900 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, 12,000 करोड़ का इसमें खर्चा है। अभी न्यूज ये निकल के आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट मंथ ये बोला है कि भैया आप विड्थ को 5.5 मीटर से ज्यादा मत करो, लेकिन अभी भी जोरों शोरों से काम कर रहा है। जो ये सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनी है, इसके चेयरमैन है रवि चोपड़ा साहब। रवि चोपड़ा साहब ये बोल रहे हैं कि मेरे को ये न्यूज मिल रही है कुछ लोगों से कि पहाड़ों में हिल कटिंग का काम, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट का काम जोरों शोरों से चल रहा है। तो जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि आप रोड की चौड़ाई को 5.5 मीटर से ज्यादा मत करिए, तब भी वहां पे पेड़ कटिंग का काम चल रहा है। सरकार क्या लॉजिक दे रही है? सरकार ये लॉजिक दे रही है कि देखिए बहुत सारी जगहों पे ऑलरेडी हिल्स को कट किया जा चुका है, बहुत सारी जगहों पे फॉरेस्ट को क्लियर किया जा चुका है। अब जब डिस्ट्रक्शन हो ही चुका है तो हमको रोड्स बना लेने दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जहां पे डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ वहां रोड मत बनाइए, 5.5 मीटर से ज्यादा का विड्थ मत करिए। लेकिन वहां पे भी काम जोर शोर से चालू है, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं इनका ग्रॉस वायलेशन हो रहा है, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये न्यूज काम की है। अगली न्यूज है क्रूशियल जीएसटी काउंसिल मीट टुडे। भैया जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है आज। एक हॉटली डिबेटेड टॉपिक है। आपको पता ही है कि जीएसटी कंपनसेशन सेस को लेके स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट में टसल सा बनता नजर आ रहा है। अब वो स्टेट्स जहां पे बीजेपी की सरकार है या बीजेपी की अलायंस की सरकार है, वहां पे तो चलिए कोई अपोजिशन नहीं आ रहा है, लेकिन जो 10 अपोजिशन रूट स्टेट्स हैं वो इस जीएसटी के कंपनसेशन सेस को ना देने के चलते सेंटर का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। तो ये 42nd मीटिंग है जीएसटी काउंसिल की। इसको चेयर करेंगी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। सेंटर ने पहले बोला था कि देखिए इस बार 2.35 लाख करोड़ का जीएसटी शॉर्टफॉल होने वाला है। वैसे तो जो टोटल कंपनसेशन पेमेंट जानी थी इस साल वो 3 लाख करोड़ की थी, जिसमें से 65,000 करोड़ जीएसटी कंपनसेशन सेस के थ्रू आ जाएगा। बचे हुए 2.35 लाख करोड़ में जीएसटी कंपनसेशन सेस की वजह से, जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन की वजह से जो पैसा नहीं आ रहा वो केवल 97,000 करोड़ है, और बाकी सारा जो नुकसान है वो पैंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से हुआ है। और पैंडेमिक एंड लॉकडाउन इज एन एक्ट ऑफ गॉड, इसमें सरकार क्या कर सकती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि जब हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है तो हम आपको दे कहां से? और जो 2.35 लाख करोड़ रुपया हमको आपको देना था उसमें से जीएसटी लागू करने की वजह से केवल 97,000 करोड़ का नुकसान है, बाकी नुकसान लॉकडाउन और पैंडेमिक के चलते है। तो या तो आप एक काम करो कि 97,000 करोड़ रुपए
आप लोन पे ले लो या पूरे के पूरे 2.35 लाख करोड़ लोन पे ले लो। हाँ, इन दोनों की जो लोन कंडीशंस हैं वो थोड़ी अलग अलग होंगी, इनको मैंने पहले आपको बताया। तो इनके बारे में प्रॉपर बहस होने वाली है। जो 10 अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमको कोई लोन नहीं चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी गई थी हमको कि हमको जीएसटी कंपनसेशन मिलेगा और हमको किसी भी हाल में जीएसटी कंपनसेशन दीजिए। और केरला इसमें बहुत ज्यादा वोकल है। केरला के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं टीएम इसाक थॉमक, उन्होंने बोला है कि भाई देखिए ये बिल्कुल गलत बात है, किसी भी तरीके का बाइफर्केशन रेवेन्यू का यहाँ पे गलत है। आप बोल रहे हो 97,000 करोड़ ऐसे ले लो, 2.35 लाख करोड़ ऐसे ले लो उधार में, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप हमें हमारा जो ड्यू राइट है वो दीजिए। हाँ, आप हमें हमारा ड्यू राइट देंगे तो हम आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं। तो ये जो आपने हमारे ऊपर 5 साल तक कंपनसेशन देने की बात कही है पैंडेमिक के चलते, अगर आप इस 5 साल को और बढ़ाना चाहो, 6 साल करना चाहो, 7 साल करना चाहो, 8 साल करना चाहो, तो उस पर हम राजी हैं, हम आपसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन हम इस बात पे कभी भी आपके साथ एग्री नहीं करेंगे कि हम हमारे ड्यू को उधार पे लें, लोन पे लें। और साथ साथ डॉक्टर इसाक थॉमस ये भी बोल रहे हैं कि अगर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कोई भी कंसेंसस नहीं निकल पे आता है तो हम लोग उन लीगल प्रोविजंस को इन्वोक करेंगे जो कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के अंदर है जीएसटी काउंसिल में। अभी देखते हैं आज क्या बात होती है। ऊपर से कैग ने जो अभी मुद्दा उठाया है कि जो जीएसटी सेस कलेक्शंस हैं उनको पूरी तरीके से स्टेट्स को ट्रांसफर नहीं किया गया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखा गया है, ये मुद्दा भी मोस्ट प्रॉब्ली अपोजिशन रूल स्टेट्स उठाएंगे। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इकोनॉमी में ये चीज आपको काम आएगी। फिर एक न्यूज निकल के आ रही है, जी जिनपिंग पिचेस फॉर क्लोजर टाइज विद बांग्लादेश। भैया देखिए, जी जिनपिंग इंडिया को तो काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इंडिया से बहुत ज्यादा परेशान है, तो वो इंडिया को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस आइसोलेट करने की कोशिश में वो बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशंस को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश को पूरी तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनाने की कोशिश है यहाँ जी जिनपिंग की। जी जिनपिंग ने संडे को कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेजा बांग्लादेशी काउंटर पार्ट मोहम्मद अब्दुल हमीद को ऑन द 45th एनिवर्सरी ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक बायलेटरल रिलेशनशिप। मिस्टर जी ने बोला कि हमारी बहुत लंबी स्टेडी और लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप है, हम डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज को बढ़ाएंगे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बांग्लादेश में एग्रेसिवली परस्यू करेंगे। $26 बिलियन की चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी हैं बांग्लादेश में, आगे आने वाले समय में $38 बिलियन को चाइना और इन्वेस्ट करेगा बांग्लादेश में। 97% ऑफ द बांग्लादेशी एक्सपोर्ट्स जो कि चाइना में जाते हैं उसके ऊपर जीरो टैरिफ ट्रीटमेंट होगा, किसी भी तरीके की इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। तो आप समझ सकते हैं ना कि इकोनॉमी के फील्ड में बांग्लादेश को बहुत सारे कंसेशंस दे रहा है चाइना, जो कि कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली चाइना की सीधी सीधी ये कोशिश है कि वो इंडिया को काउंटर करना चाहता है इस रीजन में। इंडिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बिल्कुल बनना नहीं चाहता। उसका रीजन ये है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जी जिनपिंग का, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और प्रॉब्लम यह कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये निकलता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। अभी चाइना चाह के भी इस चीज को स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहां चाइना और पाकिस्तान का लैंड बॉर्डर बनता है। अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पूरी तरीके से इंडिया का पार्ट होता तो चाइना और पाकिस्तान का लैंड बॉर्डर नहीं बनता। और लैंड बॉर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको कई बार एडिटोरियल वीडियोस में बनाया है कि अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे पास होता तो हमारा अफगानिस्तान के साथ एक लैंड बॉर्डर होता, और अगर हमारा अफगानिस्तान के साथ एक लैंड बॉर्डर होता तो सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज हैं जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, यहां तक हम अपने सामान को रोड के रास्ते से पहुंचा सकते थे। बट अभी हमारी मजबूरी हो गई है बॉम्बे पोर्ट या गोवा पोर्ट पे सामान को लोड करके पूरा अरेबियन सी तैर के हमको जाना पड़ता है चाबहार पोर्ट ईरान तक, और वहां से अपने सामान को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया भेजते हैं हम लोग। चाइना के सामने भी ये प्रॉब्लम है। ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, बस यही एक ऐसा इलाका है जहां पे पाकिस्तान की और चाइना का लैंड बॉर्डर लगता है। तो चाइना के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अगर उनको अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेके जाना है पाकिस्तान के थ्रू, तो वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से लेके जाना पड़ेगा जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से निकलता है। इंडिया ने साफ साफ बोल दिया कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, आप अगर कोई भी ऐसा इनिशिएटिव जो इस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से निकालोगे हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। और यहां पर इंडिया चाइना के बीच में एक टसल की स्थिति आ गई। चाइना ऑलरेडी $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। इंडिया इसका पार्ट बन नहीं रहा। चाइना इस बात से फ्रस्ट्रेटेड है, तो चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि जो इंडिया का इमीडिएट नेबरहुड है जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, यहां पे अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा के
इंडिया को आइसोलेट करने की कोशिश करे। लेकिन इसमें कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे श्रीलंका में जो हम्बनटोटा पोर्ट है उसको 99 साल के लिए लीज पे ले लिया चाइना ने, चूंकि $1.2 बिलियन का जो लोन था वो श्रीलंका चाइना को लौटा नहीं पाया। तो यहां से जो डेप्ट डिप्लोमेसी है चाइना की वो साफ साफ निकल के आती है, और इस डेप्ट डिप्लोमेसी के चलते जो इमीडिएट कंट्रीज हैं जैसे कि बांग्लादेश, वो भी समझ रही है कि एक लिमिट से ज्यादा अगर हम चाइना से लोन लेंगे तो वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में खतरनाक हो सकता है। ओके, आगे चलते हैं। सेवेंथ न्यूज है, नोबेल नॉमिनेशन फॉर अफगान वुमेन लीडर। देखिए, आपको पता है कि अफगान पीस प्रोसेस चल रहे हैं डोहा कतर में। वहां पे एक तरफ तालिबान है और दूसरी तरफ अफगान गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, और इनमें 4 वुमेन भी हैं। इन 4 वुमेन में एक लेडी हैं जिनका नाम है फौजिया कूफी। ये फौजिया कूफी अफगानिस्तान की पॉलिटिशियन है और निगोशिएशन है इस पीस प्रोसेस में, जो कि अभी के लिए आपका डोहा कतर में चल रहा है। तो इन फौजिया कूफी को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है इस साल। और कहीं ना कहीं जब फौजिया कूफी को यह बात पता चली तो इन्होंने बोला कि ये नॉमिनेशन सिर्फ मेरा नहीं है, ये रिकॉग्निशन उन सारी अफगान वुमेन के लिए जो रिकंसिलिएशन प्रोसेस में प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व हो रही हैं। कहीं ना कहीं फौजिया कूफी का जो स्टेटमेंट है काफी मैग्नेनिमस स्टेटमेंट है। ये क्या बोल रही हैं? इट्स अ कॉम्बिनेशन फॉर ऑल एफर्ट्स दैट पीपल ऑफ अफगानिस्तान हैव मेड and the struggles and sacrifices they have paid during the war, because everyone in Afghanistan is a victim of war. Women in particular faced injustice, discrimination, lost their loved ones, but also had opportunities taken away from them, opportunities for education and work. तो ये बोल रही हैं कि तालिबान की रिजाइम के दौरान वुमेन्स बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज में रही हैं। इनफैक्ट पूरे के पूरे अफगानिस्तान में जितने लोग हैं सब डिसएडवांटेज में रहे, पर वुमेन स्पेसिफिकली डिसएडवांटेज में रही हैं। इसलिए अब जो पीस प्रोसेस है उसमें वुमेन का प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट जरूरी है ताकि वुमेन के राइट्स को माना जा सके। पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में जो वुमेन के एजुकेशनल, हेल्थ और पॉलिटिकल इंडिकेटर्स हैं वो थोड़े इंप्रूव हुए हैं, बट अभी भी बहुत कुछ इंप्रूव होना बाकी है, क्योंकि अफगानिस्तान में अभी भी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं बिल्कुल नीचे जा रहे हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी के रेट्स बहुत ज्यादा हैं, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, जो यहाँ की माइनॉरिटीज हैं जैसे कि हिंदू, सिख्स, इनके ऊपर लगातार अटैक किए जाते हैं। तो अफगानिस्तान तब तक पीसफुली प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक इसकी माइनॉरिटीज सेफ फील करें, इसके वुमेन फेस फील करें, एक प्रॉपर डेमोक्रेसी आए। ये सब बात बोल रही है कौन? फौजिया कूफी जी। कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इस बार का नोबेल पीस प्राइज इनको मिल जाए। तो जनरल स्टडीज पेपर 1 में चीज आपको काम आएगी। तो आज का डिस्कशन यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।